नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा शो, जिसमें हम खबरों का सरपंच यानी हमारा न्यूज पंच, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सबकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं, बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। बात करेंगे खासतौर से सहयोगी समीकरण और सत्ता यानी बिहार की अगर बात की जाए, यहाँ पर किस तरीके से अब, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद कैसे सहयोगी और नए समीकरण बनते नजर आएंगे और सत्ता तक उनको पहुंचा पाएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे राजधानी दिल्ली की भी, किस तरीके से यहाँ की जो हवा है वो साफ होने वाली है। और खासतौर से ओजोन प्रदूषण जो है उसमें आंकड़ा पाया गया था, कई ऐसे शहर जिनका नाम उसमें शामिल हुआ है, लेकिन दिल्ली फिलहाल किस तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण पाएगा, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अगर बात की जाए तो मिस्र में क्या बात बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका लगातार जो कि इस पक्ष में रहा है कि कैसे शांति वार्ता जो है, संघर्ष विराम जो है वो हो सकता है, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई आज नजर आ सकती है। लेकिन सबसे पहले अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बिहार की। खासतौर से बिहार चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ तारीखों का ऐलान जो है आज शाम 4 बजे होगा। चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद अगर देखा जाए तो हम मान सकते हैं तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर विराम लगेगा। और हर एक दल जो है वो, हम कह सकते हैं, इंतजार कर रहा है कि आखिर कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और इससे पहले हमने देखा था तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन किस तरीके से अलग अलग दल जो हैं वो अब मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। तमाम जो दल हैं वो कमर कस चुके हैं। क्या कुछ खासतौर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकल कर आई हैं, आइए उस पर भी अब डालेंगे नजर। खासतौर से अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह, जिनका कहना है कि एनडीए की सरकार जो है सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा और जो दूसरे अलग अलग दल हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, जनता हितैषी एनडीए सरकार बनेगी। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा है कि कैसे चुनाव के लिए पूरी तरीके से एनडीए जो है वो तैयार है। और अमित शाह जो कि इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, 160 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो निकलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अगर खासतौर से बात की जाए, जो नई क्रियाएं हैं ये लगातार आपको बता रहे हैं, संजय झा जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि काम पर जो वोट हैं वो मिलेंगे। ये इस तरह का अनुमान इनका फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन जनता जनार्दन कही जाती है, क्या कुछ कहेगी चुनाव की तारीखों के बाद जब मतदान होगा, परिणाम सामने आएगा, स्थिति साफ होती नजर आएगी। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता, जिनका कहना है महागठबंधन तैयार है, लेकिन क्या एक बार फिर से जो सीट शेयरिंग का जो पेच है वो वहां फंसता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये तमाम कई ऐसे सवाल हैं जो इनके बयान के बाद भी जाहिर तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जब अब तमाम जो दल हैं वो कमर कसते हुए नजर आएंगे, तमाम रणनीति जो है वो बनाते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से जो स्थिति है वो और साफ होगी। और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जाहिर तौर पर और ज़्यादा जो हम कह सकते हैं स्थिति साफ होती नजर आएगी और तमाम राजनीतिक दल जो हैं और मजबूती के साथ हम कह सकते हैं अब इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। खासतौर से अगर बात की जाए जिस तरीके से अभी तक का जो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ 2025 बल्कि इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं किस तरीके से अलग अलग दल जो है वो पिछले चुनाव में वोट जो है हासिल करता हुआ नजर आया था, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। 2015 की बात की जाए और खासतौर से 2020 की हम बात करें, बीजेपी की अगर खासतौर से बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो 53 सीट जो है 2015 में आई थी, 24.4% वोट प्रतिशत रहा। इसके साथ साथ जब 2020 की अगर हम बात करें तो सीटें किस तरीके से बढ़ी, 74 सीट वो हो गई और वोट प्रतिशत जो है 19.5 हो गया। तो 2015 और उसके साथ साथ 2020, ये तो बात हुई बीजेपी की, किस तरीके से जो सीटें हैं वो बढ़ती नजर आएंगी और इस बार उम्मीद ये है कि और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसके अलावा कांग्रेस की भी अगर बात की जाए तो 2015 में आप देख सकते हैं 27 सीटें जो हैं वो नजर आती हैं, 6.7% नजर आता है वोट प्रतिशत। और साथ ही 2020 की अगर बात की जाए जो सीट हैं वो 19 हैं और साथ ही वोट प्रतिशत जो है 9.5। लेकिन क्या 2025 में इसमें कुछ बदलाव होगा या कमी आएगी, ज़्यादा होगा, क्या स्थिति होगी? और साथ ही जब हम बात कर रहे हैं जेडीयू की तो 2015 में जेडीयू की क्या स्थिति थी, 71 सीटें जो हैं वो 2015 में थी, 16.8% वोट प्रतिशत यहाँ पे रहा था। हालांकि 2020 की अगर बात की जाए जो सीटें हैं वो 43 थी, जबकि वोट प्रतिशत जो है 15.4 नजर आ रहा है। और अब खासतौर से अगर बात की जाए कि क्या इसमें
ना सिर्फ बदलाव होगा बल्कि सहयोगी दलों के साथ कितना बदलाव आ सकता है। एलजेपी की अगर खासतौर से बात कर ली जाए, 2015 में देखिए क्या स्थिति थी। 2 सीटें जो हैं वो 2015 में थी, 4.8% जो है वोट प्रतिशत रहा था। और 2020 की अगर बात करें तो देखिए सीट जो है वो 1 नजर आ रही है, लेकिन वोट प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 5.7%। सहयोगी दल एनडीए का किस तरीके से और बेहतर स्थिति में नजर आएगा ये देखना होगा। आरजेडी की अगर बात की जाए, 2015 की देखिए 80 सीटें हैं और वोट प्रतिशत जो है वो 18.4% रहा था। ये 2015 का आंकड़ा है, जबकि 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 75 सीटें यहाँ नजर आ रही हैं और खासतौर से 23.1% जो वोट प्रतिशत है वो फिलहाल यहाँ बनता हुआ नजर आया था। लेकिन 2025 की अगर बात की जाए, क्या और स्थिति होगी ये देखना होगा। 2025 में किस तरीके से स्थिति जो है वो खासतौर से और बनती बिगड़ती नजर आएगी, कहाँ पे इजाफा होगा, कहाँ पर कमी आएगी, ये देखना होगा। इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण तमाम दल जो हैं वो पूरी तरीके से अब तैयारी में जुट चुके हैं और अंतिम रूप जाहिर तौर पर वो भी देंगे, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उम्मीदवारों के जो नाम हैं उन पर मोहर भी जाहिर तौर पर लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ नज़र आ रहे हैं। बीजेपी, आरजेडी या इसके साथ साथ एलजेपी की बात की जाए, और फिलहाल हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका ये रुख करते हैं, बात करेंगे उनसे। आपको बता दें कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग सीट वोट शेयरिंग की अगर हम बात करें, सीटों की बात की जाए, लेकिन इस बार का जो चुनाव है किस तरीके से बाकी चुनावों से अलग मान सकते हैं हम? जी बिल्कुल अलग होगा। एक तरह से हम देखें, विगत के चुनावों में देखें तो बहुत सारी स्थितियां और समीकरण बदलते और बनते और बिगड़ते रहे हैं। अगर आप 2015 की बात करें तो उस समय नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और महागठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन फिर बाद में नीतीश कुमार बीजेपी में वापस आए एनडीए में, और 2020 में जो परफॉर्मेंस था नीतीश कुमार और जनता दल यू का वो भी बेहतर था। लेकिन उसमें एक फैक्टर था, जब लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की जो पार्टी है वो उसने अलग से चुनाव लड़ा और उसने वहीं अपने उम्मीदवार उतारे जहां जनता दल यू के कैंडिडेट थे, और इससे खासा नुकसान जनता दल यू को हुआ। लेकिन भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। लेकिन इस बार जो है वो स्थितियां बदली हुई हैं। सारे जो एनडीए के जो घटक दल है वो बिल्कुल एक हैं और एक होकर जब चुनाव वो लड़ेंगे तो आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा था और विधानसभा में भी वही समीकरण होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, ये तीनों दल एक साथ लड़े और परफॉर्मेंस देखिए। लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा और 5 में उनकी जीत हासिल हुई। उसी तरीके से जदयू और भाजपा का परफॉर्मेंस रहा। हम पार्टी के जीतन राम मांझी 1 सीट पर लड़े और वो उनकी भी जीत हासिल हुई। तो इस बार जो परिस्थितियां हैं लोकसभा चुनाव से अगर हम कंपेयर करें, और यही गठबंधन इस बार विधानसभा चुनाव में बना हुआ है, तो एनडीए का परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बेहतर होगा। लेकिन देखना होगा कि महागठबंधन की तैयारी है, महागठबंधन का जो उनका जो कुनबा है वो उस कुनबे से क्या रिजल्ट आता है। यानी उनका जो सीट शेयरिंग की बात है अभी तक फाइनल नहीं हुई है, और सीट शेयरिंग जब होता है तब देखने को ये मिलेगा कि कांग्रेस जो 70 सीटें जीत करके 70 सीटें उन्हें मिली थी महागठबंधन से, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था। मात्र 19 सीटें जीत पाए और 19 सीटों में से भी 2 विधायक उनके अलग हो गए, एनडीए में चले गए। तो कांग्रेस को कितनी सीटें देगी आरजेडी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये देखना होगा। एनडीए जो कि पूरी तरीके से एकजुट नजर आती है और वो खुनबा जो कि अक्सर बिखरता हुआ नजर आया है, लेकिन क्या इस बार यहाँ पे स्थिति कुछ और नजर आएगी नहीं, ये देखना होगा। साथ ही ऋषि, अगर देखा जाए क्योंकि बिहार की जब हम परिस्थिति की बात कर रहे हैं, सहयोगी दल हैं, किस तरह का समीकरण होगा सत्ता तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ बिहार का जो चुनाव है एसआईआर के लिए भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। जिस तरीके से शुरुआत हुई और विरोध भी उसका किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है पूरी पारदर्शिता जो है उसके साथ साथ विश्वसनीयता, तमाम तथ्यों को लगातार सामने रखता आया है। और अब जब अब से कुछ देर बाद हम कह सकते हैं जो तारीखों का ऐलान होगा, तो जाहिर तौर पर वो पूरी प्रणाली यानी एसआईआर की जो परीक्षा है उसको भी माना जा रहा है कि इस परीक्षा में पूरी तरीके से सफल वो नजर आया है। देखिए, जहाँ तक बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कई मायनों में ये अभूतपूर्व है। एक तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया गया, हालांकि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया 20 वर्ष पहले हुई थी और उसके बाद अब हुई है, और उसके बाद ये पहला चुनाव है।
और ये एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ बिहार में ही नहीं, अब आयोग ने कहा है कि पूरे देश में भी लागू होने जा रही है। जी। तो कुल मिलाकर जो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो भी मुद्दे उठे, उसके विरोध में, उसके पक्ष में और कोर्ट तक मसला गया, उसके बाद जब ये पूरी की पूरी लिस्ट सामने आई है, उसके बाद जो परिस्थिति बनी है, तमाम राजनीतिक दलों को वो सूची दे दी गई और उसके बाद कोई गतिरोध देखने को नहीं मिला, ये महत्वपूर्ण है। और इसमें ये कहा जा सकता है कि आयोग ने जो अपनी प्रक्रिया शुरू की थी उसकी स्वीकारोक्ति हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अब चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार हैं और अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से जोड़ तोड़ किस तरीके से कितनी सीटें ली जाएं, कितने उम्मीदवार हो, क्या हो, वो सब चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आयोग ने जो प्रयास किए थे एसआईआर के माध्यम से जो मतदाता सूची है उसको करेक्ट करने के, उसको सेकेंड लिस्ट बनाने के, वो काफ़ी हद तक सफल रहे और उसी की जो अब वानगी है इन चुनावों में देखने को मिलेगी। एक तो ये कि मसला ये हो गया कि सभी लोग चुनाव की प्रक्रिया से जागरूक हो गए। इसका बड़ा असर मुझे लगता है देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव से पहले ही चुनाव की इतनी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है कि अब वोटर टर्नआउट मुझे लगता है बढ़ेगा जी। और यही चुनाव आयोग की एक तो लक्ष्य भी है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। अब प्रश्न आता है कि आज की जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे की, इसमें कितनी चरणों में चुनाव होना है और मतगणना कब तक हो जानी है। हम जानते हैं कि 22 नवंबर तक बिहार की जो विधानसभा है उसका गठन हो जाना है। तो ऐसे में अब जो समय है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस समय की लिहाज से देखा जाए तो आयोग को 2 चीज़ों का ख्याल रखना है जिसमें कि तारीखों का ऐलान होना है। एक तो बिहार में जो त्यौहार हैं, छठ है, दीपावली है, छठ बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि वहाँ पर बाढ़ की वजह से जो विस्थापन है, तो ऐसे में जो तारीखें हैं वो छठ के आसपास ही मानी जा रही है कि कम से कम पहली तारीख जो है वो होगी। अगर एक ही चरण में होता है तो एक ही हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने कहा है कि 1 चरण में या 2 चरण में हो, तो ऐसे में आयोग भी इस चीज़ का इनपुट उनके पास रहता है। लेकिन जो जनता के साथ या बाकी जो ग्राउंड लेवल पर जो सिक्योरिटी है, असेसमेंट है, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उन सबको ध्यान में रखकर चुनाव आयोग अपना इंडिपेंडेंट जो है फैसला है वो लेता है। तो ऐसे में आज पता चल जाएगा निश्चित तौर से कि चरण कितने हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो कवायद है, आज जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा वहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी और बिहार में जो चुनावी सरगर्मी है वो सिर चढ़कर बोलने लगेगी। जी बिल्कुल, चुनावी श्रृंखला जो है वो आज अब से कुछ देर बाद हो जाएगा और उसके बाद आचार संहिता लगेगी। तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि आने वाले जो समय है और उसमें क्या स्थिति फिलहाल नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कुमार आलोक और ऋषि, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब न्यूज़ पंच में आगे बढ़ते हैं, खासतौर से बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हाँ, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो लगातार जहन में आने लगती हैं। यानी जो हवा है वो किस तरीके से जहरीली हो जाती है, जो प्रदूषण है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन ओजोन प्रदूषण जो है अब उसके जो मानक हैं उन पर भी अगर देखा जाए, कई ऐसे प्रमुख शहर जिन पर हम कह सकते हैं जिनके आंकड़े बढ़े हुए नजर आए हैं। खासतौर से 2023 और वर्ष 2024 की अगर बात की जाए, जिनके आंकड़े जो हैं वो सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है, जिसको एनजीटी को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें बताया गया है कि खासतौर से कई ऐसे, राजधानी दिल्ली की बात की जाए या हम मुंबई की बात करें, दोनों जगहों पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओजोन प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आया था। इसके पीछे की जो वजह थी वो कई सारी वजह थी और फिलहाल अगर देखा जाए तो सरकार जो है राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो किस तरीके से लगातार और ज़्यादा काम कर रही है और बता रही है कि खासतौर से जब हम बात करते हैं क्या कुछ नया करना चाहिए, कैसे प्रदूषण पर लगाम लगानी है। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए जो कि सीपीसीबी ने दी थी, एनजीटी को सौंपी थी, इसमें आपको बता दें चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं। क्या वो तथ्य हैं ये आपको बता देते हैं। खासतौर से निर्धारित सीमा से अधिक जो ओजोन प्रदूषण है उसका स्तर मिला है, वो फिर चाहे हम राजधानी दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात की जाए, शहरी क्षेत्रों में खासतौर से आपको बता दें रिपोर्ट में ग्राउंड लेवल ओजोन परत में खतरनाक वृद्धि जो है वो सामने आई है और ये शहरी क्षेत्रों की स्थिति है। खासतौर से दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में जो विश्लेषण है किया गया था, एक तरीके से पूरी जांच की गई थी कि आखिर कैसे इसका पता लगाया जाए और उसके लिए 10 शहरों के 178 निगरानी केंद्रों पर जो विश्लेषण है वो किया गया था। अंदाजा आप लगा सकते हैं 178 निगरानी केंद्र जो है इसके लिए बनाए गए थे। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र में जो स्तर है वो अधिक पाया गया है ओजोन प्रदूषण का। वर्ष 2023-24 की ये जो स्थिति है जिसके आधार पर जो रिपोर्ट है वो दी गई है, जिसके बाद विशेषज्ञ समिति बनाने का जो प्रस्ताव है वो सीपीसीबी ने रखा है, एनजीटी
एनजीटी के सामने। ओजोन को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वो इसके जरिए सुझाए जाएंगे, यानी क्या कुछ किया जा सकता है जिसके जरिए जो ओजोन प्रदूषण हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ सिफारिश यहाँ पर की गई है कि जो उपाय हैं उनको अपनाने के लिए ज़रूर एक समिति का गठन किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का जो विस्तार है उस पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है, कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं जिसके ज़रिए जो खासतौर से प्रदूषण है उस पर लगाम लगेगी। स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए हानिकारक है ओजोन प्रदूषण और इसका जो असर है वो बेहद ही खतरनाक हो सकता है। एनजीटी ने रिपोर्ट में उजागर किया है जो तथ्य हैं, इसको किस तरीके से देखिए, आप उन पर चिंता भी अपनी जताई है, लेकिन क्या कुछ खास अब करना होगा या क्या कुछ किया जा रहा है इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे, बताएंगे क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए या मुंबई की हम बात करें तो दरअसल दिल्ली की पहले बात करें 57 निगरानी केंद्र थे जहां पर 25 में ओजोन प्रदूषण 8 घंटे की सीमा से अधिक 21 मिला था यहाँ पे, और साथ ही 21 स्थानों पर गर्मियों के दौरान 1 घंटे की सीमा से भी अधिक यहाँ पर पाया गया था। तो ये तो बात हुई दिल्ली एनसीआर की, लेकिन इसके अलावा जब हम मुंबई की भी बात कर रहे हैं, मुंबई की स्थिति क्या रही देखिए। यहाँ पे जो खासतौर से लगभग 45 निगरानी केंद्र थे, यानी स्टेशन जो थे वो 45 थे। दिल्ली में 57 निगरानी केंद्र थे और उनमें से 25 में हमने देखा था जो ओजोन प्रदूषण है 8 घंटे की सीमा से उसमें अधिक पाया गया था। लेकिन जब इसके साथ साथ हम बात करते हैं मुंबई की भी, तो वहाँ आपको बता दें करीब 45 जो हैं वो नज़र आए थे। और ख़ासतौर से आप देख सकते हैं 45 निगरानी केंद्र हैं। अगर मुंबई की हम बात कर रहे हैं, इन 45 निगरानी केंद्रों में से करीब 22 स्टेशन ऐसे हैं जिन पर ओजोन प्रदूषण का असर 8 घंटे की सीमा से अधिक मिला था, जो कि इस बात का मानक है, बताता है कैसे ओजोन प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। 45 निगरानी केंद्रों में से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरीके से कई ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र थे जहां पर विश्लेषण किया गया। 22 ऐसे स्टेशन निगरानी केंद्र जहां से इस बात का खुलासा हुआ और वही अपनी रिपोर्ट में सीपीसीबी ने एनजीटी को भी बताया है, इस तथ्य को सामने रखा है कि कौन कौन से वो निगरानी केंद्र थे। तो ना सिर्फ दिल्ली या मुंबई की बात की जाए बल्कि इसके अलावा कई और भी ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये तमाम जो निगरानी केंद्र थे, जैसे दिल्ली एनसीआर और मुंबई में हमने देखा उनको बनाया गया था, वो भी आपको हम बता देते हैं। अलग अलग शहरों की अगर खासतौर से बात की जाए, कौन से वो तमाम केंद्र थे अलग अलग जगहों की जब हम बात कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि प्रदूषण की स्थिति मिली थी। लेकिन दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए 2025 अब जो हालात हैं वो बदलते हुए नजर आते हैं। 2025 के बाद किस तरीके से देखिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। वाहनों पर नियंत्रण की बात कही गई है। 1 नवंबर से सिर्फ जो BS6 या CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की उनको ही बस अनुमति मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही अगर बात की जाए जो धूल को किस तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है, निर्माण स्थलों की अगर बात की जाए या जल छिड़काव या स्प्रे की हम बात करते हैं जिससे जो धूल है या सूक्ष्म कण है वो ना उठें। और साथ ही वृक्षारोपण अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई है। एक पेड़ मां के नाम जैसी महत्वपूर्ण पहल जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं और उसके साथ साथ ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसके ज़रिए दिल्ली सरकार जो है वो महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे क्या स्थिति फिलहाल नज़र आती है। तापस, अगर देखा जाए ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर मुंबई, लोगों को लगता है कि यहाँ पे शायद हालात बेहतर होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट है सीपीसीबी की वो कुछ और ही बता रही है कि कैसे 2023-24 में स्थिति अलग थी, लेकिन अब 25 में नए कदम उठाए जा रहे हैं। क्या माना जाए कब तक दिल्ली की हवा जो है उसको साफ हम कर पाएंगे? देखिए, इस वक्त तो साफ है क्योंकि बारिश हो रही है और हवा चल रही है। लालिना का इम्पैक्ट आ रहा है, तो इस बार की जो ठंड है हम लोगों को ज्यादा चुभने वाली है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीपीसीबी की जो रिपोर्ट थी जिसको सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया था यहाँ पे, और ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है, उन्होंने ये सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। उसके चलते उन्होंने कहा कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो NX2, ये इनका जो परिमाण है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने जैसे सही कहा, 57 जगह दिल्ली में चिन्हित की गई थी और मुंबई में भी करीब इतनी जगह, करीब 45 जगह चिन्हित की गई। ओवरऑल 10 जगह जो एरिया थे उनको कवर किया गया था, और 10 में से करीब 178 ऐसे जगह थे जहां पे ये पाया गया कि इस तरीके के है। उसमें हैदराबाद भी है, कलकत्ता भी है, लेकिन दिल्ली और मुंबई जो है वहां पे ज्यादा इसका देखने को मिला। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो हार्मफुल गैसेस है, इसके चलते ये ओजोन, ये हम जानते हैं, हम लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा था, बच्चे जो पढ़ते हैं, जो ओजोन की एक परत होती है, जब वो आता है, वो हम लोग जो इस तरीके के हार्मफुल गैसेस है, इससे वो परत जो है वो कमजोर पड़ती है, उससे ये ओजोन वो निकल के अंदर आता है, जो कि
हमारे लिए तापस कितना खतरा इसके जरिए हो सकता है, ओजोन प्रदूषण जो बढ़ रहा है? बहुत बहुत बड़ा खतरा है, और जितनी जल्दी इस पे काबू किया जाए उतना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर ओजोन लेयर खराब हो जाए या निकल जाए तो ये पृथ्वी खत्म हो सकती है। और आप सोचो, कमजोर हो रही है लोगों में अभी जो कैंसर और इस तरह की जो स्किन डिजीज है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। तो ये एक अहम चीज है। दूसरी चीज है कि जो आपने कहा कि पोल्यूशन कम करने के लिए गाड़ियों का बॉर्डर में रोका जा रहा है। मेरा मानना है कि करीब बहुत सालों पहले एक रिपोर्ट आई थी, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये व्हीकल पॉल्यूशन है। खासतौर से जो ट्रक्स इधर से आवाजाही करते हैं, जो दिल्ली के अंदर से होके आते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रक्स और गाड़ियां जो 4 व्हीलर्स है, और दूसरे तो एक तो उनपे लगाम लगाना जरूरी है जो किया जा रहा है। दूसरा अहम चीज है कि जो इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो पोल्यूशन करती है, जो थर्मल पावर प्लांट है वो, और जो पोल्यूशन जो इस तरीके के जो सीधा सीधा उसका एक तो यमुना में उसका पानी जाता है, दूसरा जो वो हवा को दूषित करता है, जिसमें मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरीके की जो है हार्मफुल गैसेस हैं, इनको रोकना होगा। इनको दिल्ली के बाहर इन जो इंडस्ट्रीज है इनको लेके जाना पड़ेगा, और उनको इस आज की डेट में बहुत सारे नए तकनीक आ रहे हैं जिससे ये हवा डायरेक्टली जो बहुत ही हानिकारक दूषित हवा है, ये डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में ना जाए। उस पे आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है, वो उनको भारी मात्रा में यहाँ पे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो एक तरीके के नहीं, ये मल्टी प्रोंग जो स्ट्रैटेजी है उसको लेके चलना पड़ेगा, और उसके बाद ही इस पे लगाम लगाई जा सकती है। और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यमुना का पानी भी दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है, इसको जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि नई सरकार है और नई कवायदे जो हैं तापस वो नजर आती हैं। फिर चाहे वायु प्रदूषण की बात की जाए, जल प्रदूषण की बात की जाए, और उम्मीद यही है कि दिल्ली वासी जो हैं वो साफ हवा उनको नसीब हो सकेगी, वो आराम से सांस जो है वो ले सकेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पंच में। खासतौर से बात कर लेते हैं किस तरीके से, जब हम बात कर रहे हैं एक शांति वार्ता की, कैसे संघर्ष विराम की जिसका इंतजार कह सकते हैं कि पूरी जो दुनिया है वो भी कर रही थी, और क्या ये संघर्ष विराम जो है इसकी घोषणा मिस्र में हो सकती है, और आखिरकार ट्रंप का जो पीस प्लान है जिसको बताया गया था 21 पॉइंट जिसके तहत पहले सुझाए गए थे, वो अब पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हमास और इजराइल के बीच क्या जो युद्ध है वो खत्म होगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था लगातार इस बात के संकेत निकल कर आ रहे थे, काफ़ी सकारात्मक संकेत, कि अब पूरी तरीके से जो शांति वार्ता है वो हो सकती है, और अब दोनों ही पक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रजामंद यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब आने वाला जो समय है उसमें देखना यही होगा कि मिस्र में जो हम मित्रता है वो और किस तरीके से मजबूत होती हुई नजर आएगी। युद्ध विराम जो है वो ना सिर्फ होने की उम्मीद है, बल्कि इतने लंबे समय से जो एक संघर्ष चल रहा था वो अब कितनी जल्दी खत्म हो सकता है, ये पूरी उम्मीद जो है अब जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक अगर देखा जाए इजराइल और हमास के बीच, और खासतौर से अब जो इनके प्रतिनिधिमंडल है वो मिस्र पहुंच चुका है दोनों देशों का, और उसके बाद अब जाहिर तौर पर एक सार्थक चर्चा की उम्मीद यहाँ की जा रही है। गाजा युद्ध विराम योजना के पहले चरण पर जो बातचीत है वो की जाएगी, जिसको लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी, और खासतौर से बातचीत जो है वो ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना पर आधारित होगी। करीब 20 से 21 जो पॉइंट्स हैं वो उन्होंने सुझाए थे, और इस हफ्ते पूरी होगी पहले चरण की जो वार्ता है, बातचीत, जिसके तहत अलग अलग जो शर्तें हैं वो रखी गई हैं। और ये तमाम जानकारी जो है आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं कि काफ़ी सकारात्मक रह सकती है, और जो प्रमुख पहलू हैं उन पर इस दौरान चर्चा की जाएगी, जो एक पहली वार्ता जिसको माना जा रहा है, और उसके बाद एक संघर्ष विराम, या अगर देखा जाए युद्ध विराम की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो संघर्ष विराम की जो सहमति है वो होती हुई नजर आएगी, उस पर सीधे तौर पर बात होगी। लेकिन यहाँ पे एक जो प्रमुख मुद्दा है वो खासतौर से हम मान सकते हैं जो बंधकों की सुरक्षित रिहाई है उस पर चर्चा की जाएगी। लगातार इस बात की जो मांग है वो होती रही है कि जो बंधक हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, और उसके साथ साथ जो मुस्लिम देशों ने युद्ध विराम का जो स्वागत है वो भी किया है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस दौरान होंगी, और उसके बाद उम्मीद यही है कि किस तरीके से और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है निकल कर आएंगे। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने पीस प्लान जो तैयार किया है, इसके तहत अगर देखा जाए तो इस सप्ताह गाजा में युद्ध समाप्त करने, बंधकों को रिहा करने, और सबसे महत्वपूर्ण मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जाने वाली शांति स्थापना के लिए हमास और दुनिया के विभिन्न देशों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है, और ये वार्ता बहुत सफल रही और तेजी से आगे बढ़ भी रही है। इजराइल और हमास का प्रतिनिधिमंडल आज मिस्र में मुलाकात करेगा,
और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि पहला चरण इस सप्ताह पूरा हो जाएगा और मैं सभी से तेजी से आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं और मैं सदियों पुराने इस संघर्ष पर नजर रखूंगा। समय बहुत अहम है, नहीं तो बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा जो कोई भी देखना नहीं चाहता। ये उन्होंने कहा है सोशल मीडिया ट्रुथ हैंडल पर। ये सारी जानकारी उन्होंने साझा की और उसी के बाद एक उम्मीद जो अब फिर से नजर आ रही है, एक सार्थक चर्चा की और उसके साथ साथ संघर्ष विराम की। और आपको बता दें, इस पर और जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन फिलहाल जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या माना जाए, जिस तरीके से लगातार चर्चाओं का दौर हमने देखा था और मिस्र को ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यहाँ से शायद वो घोषणा हो सकती है जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ इस बात की आशा सबको है कि इस सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि देखिए 251 लोगों को बंधक बनाया गया था 7 अक्टूबर 2023 को, जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर। उसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाया गया था, जिसमें कि अभी जो सूचना है उसके मुताबिक 47 लोग अभी भी इजरायली जो है वो बंधक हैं और उसमें से यह भी इस बात की आशंका है कि 25 लोग मर चुके हैं। तो हमास पर जो पहली शर्त यह है कि उन सारे बंधकों को, मृत लोगों के जो भी अवशेष हैं उन सारे को लौटाया जाए और उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू पर यह दबाव है, इजराइल पर यह दबाव है कि वो अपनी तरफ से जो हमले कर रहे हैं वो हमले बंद करें। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग के बीच में ये किस तरीके से एक्सचेंज हो पाएगा। हालांकि हमले अभी रुके नहीं हैं, लेकिन इस बात की संभावना है कि जैसे ही हमास अपनी तरफ से इस बात पर रजामंदी करता है, मिनिमम पॉइंट पर अग्रीमेंट करता है, आज संभावना इस बात की है कि कतर और जो मिस्र के जो निगोशिएटर हैं उन निगोशिएटर के साथ बातचीत होगी और उस बातचीत के बाद वो अपनी तरफ से संकेत करेंगे कि किस तरीके से वो करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, कुर्टनर, और उसके अलावा जो स्टीव विटकॉफ है जो मिडिल ईस्ट के उनके निगोशिएटर हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं अमेरिका की तरफ से। तो आज माना यह जा रहा है कि आज और कल 2 दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, खास करके यह पूरा सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात मैं बताऊं कि यह सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत जो एक उनका एम्बिशन है नोबेल पीस प्राइज का, उस नोबेल पीस प्राइज की भी इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस सप्ताह उसकी कोई न कोई घोषणा हो सकती है। तो अगर बिल्कुल उम्मीद यही है कि आखिर कब वो घोषणा होगी, संघर्ष विराम जो है वो होता हुआ नजर आएगा हमास और इजराइल में। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो अपनी बातें रखी हैं, तमाम शर्तें दोनों देशों के बीच, वो भी किस तरीके से दोनों देश मानेंगे और उसके बाद युद्ध विराम जो है उसकी स्थिति अब हम देख सकेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने न्यूज़ पंच में इस वक्त तमाम बड़ी और अहम खबरें, जिनको तथ्य और तर्क हमने आपको विस्तार से बताए। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दीजिए टीम को अनुमति। नमस्कार।